नमस्कार। हिस्ट्री के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीए पार्ट थर्ड के हिस्ट्री के पेपर फर्स्ट के अंदर जो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है और उसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है उसकी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे स्थायी बंदोबस्त या इस्तिमरारी बंदोबस्त। ये भू राजस्व व्यवस्था है। वैसे इसमें तीन तरह की व्यवस्था आती है: स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम इस्तिमरारी या स्थायी बंदोबस्त के बारे में या परमानेंट सेटलमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं इस व्यवस्था के बारे में या इस भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। हमें सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये देखना है कि ये व्यवस्था क्या है, इसमें मुख्य रूप से क्या क्या प्रावधान किए गए थे और ये व्यवस्था किसके साथ में की गई थी, इसके क्या लाभ थे, क्या हानियां थी। क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय कृषि के क्षेत्र में काफी सारे परिवर्तन किए थे, व्यापक स्तर पर परिवर्तन करने का जो प्रयत्न किया था और इसी संदर्भ में उन्होंने संदर्भ के अंदर उन्होंने अलग अलग जो भू राजस्व या लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उसको भारत में लागू करने का प्रयत्न किया था। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं वो है स्थायी बंदोबस्त या इस्तिमरारी बंदोबस्त और इसका जो प्रतिपादक है, इसको लागू करने वाला है, वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस संदर्भ में हम जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन महत्वपूर्ण बातों के ऊपर हम अध्ययन करेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बड़ा प्रश्न भी आता है इसके अंदर, छोटा प्रश्न भी आता है और किस तरह से प्रश्न आते हैं, इस व्यवस्था में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। इससे पहले हम ये थोड़े जान ले, हालांकि इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था, मैंने कहा आपको मालगुजारी व्यवस्था भी कहते हैं, विशेषदारी भी कहते हैं। इस व्यवस्था को लागू करने से पहले ब्रिटिश सरकार के समक्ष सबसे बड़ी समस्या थी, यानी लैंड रेवेन्यू सिस्टम के तहत भू राजस्व संबंधी जो नीतियां थी उसमें सरकार के सामने सबसे बड़ी ये समस्या थी कि सबसे पहले तो जो रेवेन्यू कलेक्ट करना है, जो रेवेन्यू लागू करना है, वो कितना लागू करें, यानी जनता से भू राजस्व कितना लिया जाए। दूसरा, ये समझौता किससे किया जाए, कितना लागू करें, किससे समझौता करें। क्योंकि उस दौर में ब्रिटिश सरकार अभी सॉरी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका साम्राज्य इतना को बड़ा विस्तारित हुआ नहीं था, उसको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा भारत में जो कृषि योग्य भूमि है उसका मालिक किसे माना जाए। राजस्व चुकाने के लिए सरकार अंतिम रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहे। इसके अलावा उपज में राज्य का हिस्सा कितना हो, यानी कंपनी का हिस्सा कितना हो। हालांकि शुरुआत में वॉरेन हेस्टिंग्स ने, बंगाल के गवर्नर था, उसमें थोड़ा बहुत ने सुधार और किसानों से लगान वसूल करने के लिए जो व्यक्ति थे उनको कुछ कमीशन दिया था, लेकिन वो अस्थायी एक तरह से व्यवस्था थी। तो पंचवर्षीय व्यवस्था उसने लागू की थी। हालांकि बाद में 72 के अंदर शायद व्यवस्था लागू की गई थी। बाद में 76 के अंदर इस व्यवस्था को त्याग दिया गया था। 1786 के अंदर जब कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना तो उसने इस व्यवस्था को एक नए सिरे से लागू करने का प्रयत्न किया। तो इस व्यवस्था के अंदर मुख्य कौन कौन सी बातें थी उसके अंदर हम देखेंगे। 1786 के अंदर इस व्यवस्था को लागू करने का प्रयत्न किया गया था, विचार विमर्श किया गया और 90 के अंदर इस व्यवस्था को लागू किया गया। 1790 के अंदर 1793 के अंदर इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी कर दिया गया और आगे चल करके उत्तर प्रदेश, बनारस के भूभाग में और उत्तरी कर्नाटक में भी इस व्यवस्था को लागू किया गया।
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस दौर का जो ब्रिटिश भारत था, उस दौर के ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भूभाग पर यह व्यवस्था लागू थी। तो थोड़े महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, सॉरी जो तथ्य है, उसके ऊपर हम थोड़ी दृष्टि डालें। वो है कि स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तेमारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच में कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था थी या समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। ये महत्वपूर्ण बात है। कब लागू किया गया? 22 मार्च 1793 को। इसके द्वारा तत्कालीन बंगाल और बिहार में भूमि कर वसूलने की जमींदारी प्रथा को आधिकारिक तरीका चुना गया, यानी जमींदारों के द्वारा भूमि कर वसूला जाएगा और ये आधिकारिक कर दिया गया। और बाद में कुछ नियामकों द्वारा पूरे उत्तर भारत में इसको लागू कर दिया गया। ये बाद आगे आने वाले समय में नॉर्थ इंडिया के अंदर भी इसको लागू कर दिया गया। हालांकि इसको लागू करने से पहले काफी अध्ययन किया गया। तो हमने आपको बताया कि ये लगभग 19% भूभाग, उस दौर का जो ब्रिटिश भारत था उसके 19% भूभाग में इस व्यवस्था का लागू किया गया था। और इसमें रेवेन्यू कितना लिया जाएगा, जिम्मेदार कौन होगा, भूमि का मालिक कौन होगा, ये सब बातें इसमें तय की गई थी। इसमें सबसे पहले 3 प्रश्न जिसका हमने पहले अध्ययन किया है कि जमींदार अथवा कृषक में से किसके साथ व्यवस्था की जाए। ये प्रश्न उत्पन्न हुए थे उस दौर में जब ये व्यवस्था लागू करनी थी। इस व्यवस्था के अंदर कि जमींदार को साथ में व्यवस्था लागू करे या किसान के साथ में व्यवस्था लागू करे। दूसरा, कंपनी की भूमि की उपज में क्या भाग होना चाहिए, यानी कंपनी भूमि की उपज में कंपनी की भूमिका क्या रहेगी, या यूं कहे कि कंपनी को कितना भूमि कर मिलेगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उत्पन्न हो रहा था कि भूमि व्यवस्था अस्थायी होनी चाहिए और ये 10 वर्षों के लिए होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बातें जो ये प्रश्न उसमें खड़े हुए थे सरकार के सामने, कंपनी सरकार के सामने। तो इन प्रश्नों का हल करने के लिए ऐसा बताया जाता है कि उस दौर का जो रेवेन्यू बोर्ड का जो हेड था सर जॉन शोर, और एक रिकॉर्ड कीपर था जेम्स ग्रांट, उनके साथ में बड़ा लंबा डिस्कशन हुआ कॉर्नवालिस का, और बाद में कॉर्नवालिस ने डिसीजन लिया कि जमींदारों को भूमि का स्वामी माना जाएगा। तो इस व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन है? जमींदार है। और 1790 ईस्वी में उसे 10 वर्षीय व्यवस्था लागू कर दी गई। 1793 में इसे स्थायी बना दिया गया और इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को एक निश्चित राशि पर भूमि दे दी जाती थी। वैसे ध्यान रखें, नीलामी की जाती थी भूमि की, जो ज्यादा बोली लगाता था उस जमींदार को। आप एक बार फिर से समझिए, भूमि कर वसूल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा यह व्यवस्था जमींदारों के साथ की गई थी। जमींदारों का दायित्व होता था कि वह किसान से भूमि कर इकट्ठा करेगा और सरकारी राजकोष में जमा कराएगा, यानी निश्चित राशि पर भूमि दे दी गई थी। जमींदार पहले इसकी बोली लगेगी और उस बोली के तहत उसकी जिम्मेदारी बनेगी बाद में, यानी जो जितने में बोली जाएगी उसमें पर्टिकुलर, जैसे गांव की बोली लगी पर्टिकुलर किसी गांव की जहाँ का जमींदार है, और फॉर एग्जांपल जैसे 10 लाख रुपए में बोली लगी है, तो 10 लाख रुपए उसको कंपनी के खाते में जमा कराना है या राजकोष में जमा करना है। और इसके लिए उसको पैसा वो कहाँ से इकट्ठा करेगा? वो करेगा किसानों से, ठीक है। लेकिन वो क्यों इकट्ठा करेगा, उसको क्या है? तो उसका भी उसके अंदर कमीशन था, ठीक है। हालांकि इसको वंशानुगत भी बना दिया गया था, लेकिन इसमें कानून था जिसको कहते हैं सूर्यास्त कानून। कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखें, सूर्यास्त कानून। ये सूर्यास्त कानून क्या है तो इसके बारे में आप थोड़ा जान लो। इस कानून के तहत जमींदार को एक पर्टिकुलर दिन के पर्टिकुलर सूर्यास्त तक, यानी जैसे कोई तारीख तय कर दी गई, फॉर एग्जाम्पल जैसे 30 अप्रैल,
तो 30 अप्रैल के सूर्यास्त तक जमींदार को जो राशि निर्धारित होती थी वो राशि ला करके कंपनी के राजकोष में जमा करानी पड़ती। अब प्रश्न पैदा होता है कि अगर कोई जमींदार इसमें असमर्थ रहता है, वो राशि जमा नहीं करा पाता है, या 10 की जगह 8 लाख की जब उसने जमा कराए, उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में उसकी उस जागीर को जब्त कर दिया जाएगा, या जितनी राशि कम है उस राशि के बराबर उस भूभाग की नीलामी करके वो राशि वसूल की जाएगी। यानी सूर्यास्त कानून इतना जो है कठोर कानून था। कुल मिलाकर के ये तय था कि पर्टिकुलर दिन जो होता था, पर्टिकुलर टाइम पर जो है वो राजकोष में इस भूमि कर को जमा कराना ही पड़ता था। हालांकि इसके कई अच्छे और बुरे परिणाम, अच्छे तो जमींदार सरकार के लिए हुए, और बुरे जो परिणाम है वो आगे चल करके कंपनी के लिए, किसानों के लिए हुए। पृष्ठभूमि के अंदर हमने बता दिया आपको कि शुरुआत में, अब सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें एक और आप समझ लो, क्योंकि जब बंगाल में जब ब्रिटिश शासन की स्थापना होती है, वहां से लेकर के धीरे धीरे वो ये सिस्टम चलता रहता है और भूमि कर में कई चेंजेस किए गए। और बाद में चूंकि जो मेन समस्या आ रही थी वो समस्या ये थी कि कंपनी के पास में न तो ट्रेंड स्टाफ था, न उनको ऐसे व्यक्ति उनके पास में थे जो ग्रामीण क्षेत्रों में भाषा संबंधी भी समस्या आती थी कम्युनिकेट करने के लिए। इसलिए कंपनी ये जानती थी कि वो सीधे तरीके से भूमि कर वसूल करने की स्थिति नहीं है, इसलिए वो ये उसने व्यवस्था शुरुआत में जमींदारों के साथ में की थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, किसान जो जमींदार वसूल कर रहा है तो 89% वो कंपनी को देगा और 11% वो अपने पास रखेगा, ये उसका कमीशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, यानी 89 पर जो भी वो इकट्ठा करेगा, सबसे पहले तो एक राशि तय होती थी, उस तय राशि में से उसको 89% जो है वो कंपनी को देना है और 11% अपने पास में। ये उसका जो खर्चा है, उस खर्चे के लिए ये जो राशि है वो अपने पास में रखेगा, ये उसका कमीशन होता है। और इस सूर्यास्त पर ये लागू तक जमा कराना होता था, ये हम सभी ने पढ़ रखा है। अब इस व्यवस्था के गुण क्या है? तो ये इस व्यवस्था के गुण, सबसे पहला इस व्यवस्था से कंपनी को पहला लाभ ये हुआ कि एक तो कंपनी की आय निश्चित हो गई। जैसे पर्टिकुलर किसी जागीर को, किसी भूभाग को किसी जमींदार को 10 लाख में दिया है, तो कंपनी तो ये फिक्स हो गई, या कंपनी के लिए फिक्स हो गया कि पर्टिकुलर समय तक ये 10 लाख रुपए उसके पास में आ जाएंगे। अगर नहीं आएंगे तो कानून बता दिया, सूर्यास्त कानून, जमींदार के हिस्से में से जमींदार के जमीन को सेल करके भले वो राशि वसूल करे, लेकिन वो वसूल की जाती थी। यानी उसका एक निश्चित तारीख तक निश्चित राशि उसको प्राप्त हो जाती थी, यानी उसका कंपनी को बजट तैयार करने में बहुत ही सुविधा मिल गई थी। दूसरी बात, अब कंपनी को प्रत्येक किसान से भूमि राजस्व वसूल करने के उत्तरदायित्व से मुक्ति मिल गई। यानी एक एक किसान से जो उसको भूमि कर वसूल करना था, अब कंपनी को उससे मुक्ति मिल गई। अब सारा काम किसके पास में चला गया? जमींदार के पास में। अब जमींदार कंपनी के स्वामी भक्त हो गए, और ब्रिटिश विरोधी जो भी आंदोलन हुए उसमें उन्होंने कंपनी की सहायता की। हम सभी देखते हैं 1857 के अंदर लगभग जमींदारों ने कंपनी का साथ ही दिया है। तो एक तरह से ये कंपनी के द्वारा जो जमींदार वर्ग था उसको अपने फेवर में करने के लिए एक योजना भी हो सकती थी कि जमींदारों को उसने मजबूत बनाया गांवों के अंदर, और उनका अपना हितैषी बनाया, और आगे चल करके उनको जो भी विद्रोह हुए कंपनी के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध, उसमें उसको सहायता मिली। स्थायी बंदोबस्त बंगाल के जमींदारों के लिए वरदान भी सिद्ध हुआ। अब कंपनी उन्हें भूमि का स्वामी स्वीकार कर रही है, यानी भूमि का मालिक किसको माना गया है? तो जमींदार को माना गया। और ये भरोसा जमींदारों पर यह तय किया गया कि अगर आप समय पर वो राशि को जमा कराओगे तो आप भूमि के स्वामी बने रहोगे, और इसके अलावा उनको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना था। और जो जमा करा उसमें भी 89% को जमा कराना, 11% अपने पास में रखना। स्थायी बंदोबस्त से ये भी लाभ हुआ कि कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जाने लगा, क्योंकि अब जमींदार ये चाहेगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जमींदार के लिए निश्चित धनराशि उसको देना है, लेकिन वो निश्चित धनराशि
जो है वो वसूल करेगा किसान से। हालांकि ये बात ज्यादा सत्य नहीं है कि कृषि के उत्पादन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई या कोई बहुत बड़ा चेंजेज हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें जमींदार को फायदा जरूर हुआ और कंपनी को फायदा हुआ। हालांकि इसके दोष और सीमाएं भी है उसके अपनी। इसके डीमेरिट को हम थोड़े देख लेते हैं। डीमेरिट के अंदर पहला अगर हम इसका दोष देखें या उसकी लिमिट्स देखें तो राजस्व की राशि इतनी अधिक निर्धारित की गई थी कि बहुत से जमींदारों से निर्धारित समय पर ये नहीं चुका पाए, और उसका परिणाम ये होगा कि उनको भूमि के स्वामित्व से वंचित होना पड़ा। तो सबसे पहले तो वो जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ये की जा रही थी और जिसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था जमींदार के साथ में, तो ये उनके साथ में हो रहा था जो सबसे ज्यादा पैसे देते थे, यानी ऊंची बोली लगाने वालों को ये व्यवस्था दी जाती थी। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये हम सेकंड बिंदु आप समझ लिए कि नीलामी के समय अधिक भूमि शहर के धनी वर्ग के लोगों ने ले ली, जिनका कृषि से कोई अनुभव नहीं था, यानी पैसा के बल। या पूरे सिस्टम में क्या है, आप देखिए कि जो पैसा वाला होगा वो बोली ले लेगा। तो शहर के जो धनाढ़ी लोग थे वो आ गए, यहाँ उन्होंने इस व्यवस्था में भाग ले लिया, और वो लोग वो थे जिनको खेती का कोई अनुभव नहीं था। तो इससे वो किसानों को कई बार किसानों से अकाल में वगैरह में अगर अकाल वगैरह पड़ता था तो किसानों से वो उनका कोई ऐसा कोई लगाव नहीं रहता था। और इस व्यवस्था की सबसे बड़ी त्रुटि ये बताई गई है ना कि किसान अब पूर्ण रूप से जमींदार की दया पर आश्रित हो गए। जमींदार को जमीन का मालिक और किसान को उनकी रैयत बना दिया गया। किसानों को किसानों का जमीन से सारा मालिकाना हक था वो छीन लिया गया, और इसी का परिणाम वो आगे चल करके कृषि के उत्पादन में कमी आई, क्योंकि अब किसान ये मान रहा है कि उसका जमीन पर कोई अधिकारी नहीं है तो इतनी मेहनत क्यों करेगा। दूसरे वो नौसिखिए लोग आगे जिनके पास सिर्फ पैसे हैं, खेती का कोई अनुभव नहीं है, उसकी वजह से भी कृषि के क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ एक तरह से देखा जाए तो। इसके अलावा स्थायी बंदोबस्त से ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी बुरा प्रभाव पड़ा आगे चलने, यानी उसकी आय निश्चित हो गई। अभी पर्टिकुलर समय पर पर्टिकुलर धनराशि जितनी आनी उतनी आएगी। अगर ज्यादा उत्पादन होता है क्षेत्र के अंदर तो फील्ड में, तो उसको वो अधिक उत्पादन उसको नहीं मिलेगा। हालांकि आगे आने वाले समय में इसको आर्थिक संकट का सामना भी कंपनी को करना पड़ा। इसके अलावा जमींदारों से संपर्क होने के कारण अब आम लोगों को कंपनी आम लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं ले रही। आम किसान के बारे में कंपनी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। कंपनी गांव में किससे कांटेक्ट कर रही है? जमींदार से, क्योंकि उसने उसको जिम्मेदारी दे रखी है। तो पहले चूंकि जब वो किसानों से ये कांटेक्ट करती थी, या जब किसानों से कांटेक्ट है अगर, तो हर किसान से रेवेन्यू कलेक्ट करने के समय मुलाकात होती थी और उनकी समस्या होती थी, उन समाधान की ओर कोई ध्यान दिया जाता था। लेकिन अब वो किसकी ओर ध्यान दे रहे हैं? अब उनको केवल गांव में एक व्यक्ति से मिलना है और वो जमींदार है। यानी एक तरह से ये सैड ब्लंडर था, बहुत बड़ा ये मूर्खता भरी भूल है। तो इस तरह से हम देखें तो इस व्यवस्था के अंदर ये जो आपकी जमींदारी व्यवस्था है, जमींदारी व्यवस्था गुण और दोष दोनों थे। सबसे महत्वपूर्ण था इसमें सूर्यास्त कानून। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये जो जमींदारी व्यवस्था है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस व्यवस्था में हम एक बार फिर से समझ ले ये व्यवस्था क्या है। तो ये व्यवस्था एक भू राजस्व व्यवस्था है, जिसके तहत भू राजस्व की वसूली का अधिकार जो है जमींदार को दिया गया, उसको भूमि का मालिक माना गया, और अब वो किसान से भू राजस्व वसूल करके कंपनी के राजकोष में जमा कराएगा। 89% वो कंपनी के राजकोष में जमा कराएगा और 11% जो है 11% जो है वो अपने पास में रखेगा, उसका कमीशन है उसका। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून ये है कि पर्टिकुलर दिन के सूर्यास्त तक जमींदार के द्वारा कंपनी के खाते के अंदर, कंपनी के राजकोष के अंदर जो भू राजस्व है वो जमा कराना अनिवार्य होता था। और अगर इसमें कोई जमींदार असमर्थ रहता था तो उसकी जागीर जब्त कर ली जाती थी, या थोड़ी बहुत धनराशि उसकी कम पड़ रही है तो उसके बदले में उतनी धनराशि के बदले में उतना ही भूभाग उसका जो होता था उसको नीलाम करके उसकी वसूली की जाती। तो बहुत ही कठोर कानून था वैसे ये, लेकिन कुल मिला के इसमें किसानों का कोई ज़्यादा फायदा नहीं है और जमींदार फायदे में है
कंपनी भी यदि भी फायदे में है पूरी, लेकिन इसमें जो नुकसान है वो भारतीय किसान को है। तो ये था आपका स्थायी बंदोबस्त सिस्टम। और इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था भी कहते हैं, जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, मालगुजारी व्यवस्था भी कहते हैं, या बिस्तेदारी व्यवस्था भी कहते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग लगभग हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर दूसरी व्यवस्था के बारे में भी अध्ययन करेंगे, लेकिन इसको भी आप देख ले। आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और आप अध्ययन करते रहे, क्योंकि जो है आपका एग्जाम बहुत नजदीक